वेलकम ऑल स्टूडेंट्स एट फॉरएवर केमिस्ट्री क्लासेस। 12th क्लास यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन सेकंड बुक के नाम से भी जानी जाती है। हमारी फर्स्ट बुक अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन होता है और सेकंड बुक हमारी अलग से होती है, ये हमारी होती है कार्बनिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन बिल्कुल अलग पोर्शन होता है, फर्स्ट बुक से बिल्कुल डिफरेंट। इसे सीखने के लिए आपके पास में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीरो है, बिल्कुल जीरो, और जीरो से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बनना है, हीरो, तो जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र ये लेक्चर से स्टार्ट होगा। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान लगाएंगे ना तो डेफिनेटली आप जीरो से हीरो बनेंगे। बट आपको एक एक क्लास एक एक लेक्चर डिटेल में समझना होगा। हर लेक्चर में मैं आपको स्टार्टिंग में मैं आपको क्या कराऊंगा, बेसिक चीज़ें कराऊंगा कि 2 या 3 लेक्चर तक आपको बहुत अच्छे से बेसिक कराऊंगा। अगर आपने 9th 10th और 11th में बिल्कुल भी ऑर्गेनिक के बारे में, कार्बनिक रसायन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जाना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। 9th 10th 11th तीनों क्लासेस का जो बेसिक है वो यहीं से स्टार्ट होगा। 2 या 3 लेक्चर के बाद 12th क्लास में एंट्री हो जाएगी डायरेक्ट। अभी कुछ बेसिक कवर करेंगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। आप मेरे साथ बने रहिए और लेक्चर को कवर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन हम किसे बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसे बोलते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं। कार्बनिक रसायन कार्बनिक यौगिक का अध्ययन कहलाता है। कार्बनिक यौगिक का अध्ययन ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब ये तो बहुत छोटी डेफिनेशन है हमारी कि कार्बनिक यौगिक का अध्ययन ही कार्बनिक रसायन है। जो मेन टॉपिक होता है हम ये बोलते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। हमारे कार्बनिक यौगिक का अध्ययन क्या, हमारा कार्बनिक रसायन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है। बट कार्बनिक यौगिक किसे बोलते हैं वो टॉपिक होता है, इसलिए कि हमें 4 यौगिक हमारे पास में है, हमारे पास में 10 यौगिक है, हम कैसे पहचानने कि इनमें से कौन कार्बनिक है और कौन अकार्बनिक है। यहाँ से आपकी बेसिक फाउंडेशन क्या होगी, मजबूत होगी। अगर आप अच्छे से पकड़ पाएंगे कि ये कार्बनिक है ये अकार्बनिक है तो आप पता लगा पाएंगे और मतलब लेक्चर कवर करना भी ईजी होता चला जाएगा आपके लिए। तो जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हिंदी में आप नोट करेंगे कार्बनिक यौगिक। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कार्बनिक यौगिक के बारे में ये माना जाता था केवल 2 ही प्रकार के यौगिक है, केवल 2 ही प्रकार के यौगिक पृथ्वी पर है। कौन कौन से, एक वो यौगिक जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। कौन सी वस्तुओं से, निर्जीव वस्तुओं से जो हमें प्राप्त होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स से जो हमें यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोला गया, उन्हें क्या बोला गया, अकार्बनिक यौगिक। उन्हें क्या बोला गया, अकार्बनिक। और जो जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जीवित से, लिविंग बीइंग से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोला गया, कार्बनिक। स्टार्टिंग में ऐसा सीन बना, स्टार्टिंग में ऐसा बोला गया कि जो पृथ्वी के अंदर से मिलेंगे या निर्जीव वस्तुओं से मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक। और जो जीवित प्राणियों से मिलेंगे, लिविंग बीइंग से मिलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। ऐसा स्टार्टिंग में माना गया। और ये बताया हमारे एक साइंटिस्ट रहे हैं जे बर्जीलियस। कौन है हमारे, जे बर्जीलियस अपने समय के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। कोई भी साइंटिस्ट उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाता था, मतलब उनकी बात को काट ही नहीं पाता था। और उन्होंने ऐसा बताया तो लोगों ने माना कि ऐसे यौगिक जो जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं, ऐसे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऐसा स्टार्टिंग में बोला गया। और इसी के मतलब इसी थ्योरी को, इसी सिद्धांत को उन्होंने अपना एक नया इसी रूप को उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया। वो सिद्धांत क्या है हमारा, वो देखते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने परिभाषित किया कार्बनिक यौगिकों को, जैव शक्ति सिद्धांत। अब 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से ये थ्योरी आपकी कहीं भी नहीं आएगी। ये टोटल बेसिक समझने के लिए है, केवल फाउंडेशन बनाने के लिए है। अगर आपको अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा करना है तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी। जैव शक्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जे बर्जीलियस के द्वारा। किस चीज़ के लिए, कार्बनिक यौगिक की परिभाषा देने के लिए। कार्बनिक यौगिक किसे बोलते हैं। अब देखिए, जैव शक्ति, जैव मतलब जीवित,
शक्ति मतलब हमारी पावर, मतलब शक्ति है तो हमारी। अब क्या होता है, जे बर्जीलियस के अनुसार जो जीवित प्राणी होते हैं ना, लिविंग बींग्स, उनके अंदर जीने की एक विशेष क्षमता होती है, विशेष पावर होती है, जिसकी वजह से वो जीवित होते हैं। बाकी ये क्षमता किसी में नहीं है, नॉन लिविंग्स में ये क्षमता नहीं होती है, ये पावर नहीं होती है। उन्होंने बताया कि जैव शक्ति होने के कारण, जीवित प्राणियों के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर जैव शक्ति होने के कारण उनके अंदर ये यौगिक बनते हैं। कौन से यौगिक बनते हैं? कार्बनिक यौगिक बनते हैं। परंतु अकार्बनिक यौगिक जो हमारे नॉन लिविंग बींग्स है, जो जीवित नहीं है, निर्जीव है, उनके अंदर जैव शक्ति नहीं होती, और जैव शक्ति ना होने के कारण उनके अंदर कार्बनिक यौगिक भी नहीं बनते हैं। ऐसा उन्होंने स्टार्टिंग में बताया। लोगों ने इस बात को माना, काफ़ी लंबी समय तक ये डेफिनेशन चली, क्योंकि 1819 तक में ये परिभाषा, मतलब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, दिया गया। और कार्बनिक यौगिक के बारे में बताया गया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। आर्टिफिशियली हम कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते हैं, ये केवल जीव जंतुओं से ही प्राप्त होता है, क्योंकि उनके अंदर जैव शक्ति होती है, जीने की शक्ति होती है। तो डायरेक्ट इस सिद्धांत का एक डायरेक्ट पॉइंट क्या है? एक डायरेक्ट पॉइंट ये है कि जिसके अंदर जीने की शक्ति होगी उसी के अंदर कार्बनिक यौगिक बनेगा। किसके अनुसार? जे बर्जीलियस की जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्या हुआ, ये डेफिनेशन इनकी चली, थोड़ा टाइम तक चलती रही, बट इन्हीं के एक स्टूडेंट्स 1827 इन्हीं के एक स्टूडेंट फ्रेडरिक वोहलर, आपने नाम भी सुना होगा वोहलर का, फ्रेडरिक वोहलर, एक बार प्रयोगशाला में ये इनके अंडर में नॉलेज लेते थे, इनसे सीखते थे NH4CnO अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे प्रयोगशाला में। ये इनकी डेफिनेशन को नेगलेक्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए इनका पर्पज़ नहीं था। ये क्या कर रहे थे? अपने एक प्रैक्टिकल कर रहे थे बस वहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर। तो इन्हें प्राप्त हुआ NH2CO NH2। ये हमारा क्या है? ये है हमारा यूरिया। ये क्या है हमारा? यूरिया। और जब यूरिया का अध्ययन किया गया, यूरिया की स्टडी की गई, तो अध्ययन करने के बाद ये पाया गया यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया कैसा यौगिक है? हमारा कार्बनिक। और अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। तो क्या हुआ, पहले तो ये बोला कि किसी भी अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक को नहीं बनाया जा सकता। पहली तो ये बात, क्योंकि इसे तो बनाया नहीं जा सकता, ये तो लिविंग बींग्स के अंदर बनता है, ये तो सजीव प्राणियों के अंदर ही बनता है, बट ये तो बना लिया गया लैब में। तो क्या हुआ, जैव शक्ति सिद्धांत को बड़ा धक्का लगा और जैव शक्ति सिद्धांत को हटा दिया गया। हटा देने का सीधा सा तात्पर्य है कि जो इनका लॉजिक है कार्बनिक यौगिक के पीछे, वो बिल्कुल गलत था। मतलब इन्होंने ऐसा देखा और इन्होंने ऐसा बताया, परंतु जैसे जैसे समय के साथ खोज होनी स्टार्ट हुई और ज़्यादा पता लगा, तो ये देखने को मिला कि कार्बनिक यौगिक को भी प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। और उसी के बाद 1844 में मीथेन गैस, उसके बाद 1851 में एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड बनाया गया, और धीमे धीमे कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जाने लगा। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो हमारा प्रयोगशाला में बना वो यूरिया है। ये सब 9th 10th और 11th में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको पता लगा होगा कि स्टार्टिंग में लोग क्या समझते थे। और ये जो कार्बनिक है ना, जो कार्बनिक यौगिक को जो नाम दिया गया था, कार्बनिक स्पेशली किन के लिए दिया जाता है? ऑर्गेनिक जो वर्ण है ना, ऑर्गेनिक कार्बनिक, ये लिविंग बींग्स के लिए यूज़ होता है। ऑर्गेनिक जो है हमारा किसके लिए यूज़ होता है? लिविंग बींग्स के लिए, सजीव प्राणियों के लिए यूज़ होता है। अब आप ये देखिए, अब आज भी हम कार्बनिक यौगिक ही बोलते हैं। उस समय जो इसका रीज़न था, जो इसका नाम रखने का रीज़न था, वो क्या था? ये क्योंकि जीवित प्राणियों से प्राप्त होते थे, इसलिए उन्होंने इसे कार्बनिक रखा। बट समय के साथ में कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में भी बनाया जाता था, जीव जंतु से प्राप्त किया जाता है। आज मॉडर्न टाइम में भी हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला में बना लेते हैं, अकार्बनिक से बना लेते हैं, कार्बनिक से बना लेते हैं। आज तो हम मतलब निर्जीव से, और क्या होता है, सजीव से, सभी प्रकार से बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बनिक यौगिक रखने का जो मतलब बेसिक था, जिस आधार पे इन्होंने रखा था, अब उसका कोई महत्व नहीं रहा है, क्योंकि पहले कार्बनिक केवल जीवित से बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम कार्बनिक रखा गया था। बट अब तो सभी प्रकार से बना लिया जाता है, तो अर्थात इसके नाम का कोई सिग्निफिकेंस, महत्व नहीं है। बट फिर भी यही डेफिनेशन हमारी अभी भी, मतलब यही हमारा नाम अभी भी चलता रहता है। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, तो फिर
साइंटिस्टों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। इससे बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक की परिभाषा कैसे दें। ये तो प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, ये हमारा कहीं के अंदर बनाया जा सकता है, ये हमारा अकार्बनिक यौगिक से बनाया जा सकता है, सजीव के अंदर भी मिलता है। तो कोई एक निश्चित परिभाषा होगी। उसी समय एक नई डेफिनेशन दी गई, कार्बन के यौगिकों को ही क्या बोला जाएगा, कार्बनिक यौगिक बोला जाएगा, ऐसा इससे बाद में बताया गया। बट थोड़े ही समय बाद कुछ यौगिकों की खोज हुई, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बाइकार्बोनेट्स और ये हमारे कार्बोनेट्स। ये हमारे वे यौगिक है, जैसे आप इसका एक यौगिक देखते हैं NaHCO3, Na2CO3। ये कार्बन रखने के बावजूद भी अकार्बनिक है, उसके बाद इस डेफिनेशन को भी हटाया गया। पहले ये बोला गया था कि कार्बन के सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज आधुनिक समय, मॉडर्न समय के आधार पर बताता हूँ। मॉडर्न समय के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन जरूर है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा, हर वो यौगिक जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक रहेगा। ये कंपलसरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये पक्का है कि कार्बन के यौगिक कार्बनिक जरूर रहेंगे, बट सभी के सभी हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये वाली परिभाषा भी नहीं चली, क्योंकि बहुत सारे आज यौगिक हमारे पास में है जिनके पास में कार्बन है और फिर भी कार्बनिक नहीं है। जैसे बाइकार्बोनेट्स के कंपाउंड है और कार्बोनेट के यौगिक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन सब के यौगिक हमारे कैसे हैं, इन सभी के यौगिक हमारे अकार्बनिक भी है, जबकि इनके पास में कार्बन है। तो फिर परिभाषा क्या रही। कुछ लंबे समय तक अध्ययन चला और अध्ययन चलने के बाद अब की बार जो परिभाषा आई वो 100% लगती है। तो उसी डेफिनेशन को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा और चीज़ें बता देता हूँ। उसी बीच बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई और उन्हीं से क्लियर हुआ हमारा कार्बनिक यौगिक की परिभाषा, हाइड्रोकार्बन। अब आपको तो पता है कार्बनिक रसायन क्या है, हमारा कार्बनिक यौगिक का अध्ययन है। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है। चलो, हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन को तोड़िए, हाइड्रो डेट मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन डेट मीन्स कार्बन। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे वे क्या कहलाएंगे, हमारे हाइड्रोकार्बन। ये बात आप भी जानते हैं। जैसे हमारा मीथेन CH4 एक हाइड्रोकार्बन है। अभी डिटेल में आपको पता लग जाएगा हम हाइड्रोकार्बन हम किसे बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक। अभी भी आपके सामने ये समस्या होगी कि आप ये नहीं बता पाएंगे, अगर आपके सामने यौगिक रख दिया जाए तो ये कार्बनिक है नहीं है, आपको तो देख के बताना है ना। तो वो चीज़ के लिए अब ये सारी चीज़ बढ़ रही है। अब उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम सब पहले हाइड्रोकार्बन क्लियर करेंगे और तब बताऊँगा कि जो आधुनिक परिभाषा है, मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बनिक यौगिक की, वो क्या है। देखते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपने ये 10th और 11th में पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा है हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किन्हें बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें बोलते हैं, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध को हम बोलूँगा मैं सिंगल बॉन्ड, द्विबंध को बोलूँगा मैं डबल बॉन्ड और त्रिबंध को बोलूँगा मैं ट्रिपल बॉन्ड। तो आप ये याद रखिए, ये हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। और ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आता है, कहीं पे डबल बॉन्ड नज़र आता है और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है, तो सिंगल बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है। डबल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा होता है और एक हमारा पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा होता है और हमारे दो पाई होते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। एक सिंगल बॉन्ड एक एकल बंध हमारा एक सिग्मा के बराबर होता है। एक डबल बॉन्ड हमारा एक सिग्मा एक पाई के बराबर होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड एक त्रिबंध हमारा एक सिग्मा और दो पाई के बराबर होता है। तो जहाँ पे सिंगल की बात होगी, सुनिए, जहाँ पे सिंगल की बात होगी वहाँ पे सिग्मा की बात होगी। अब मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि ये चीज़ें आपसे आती है तो कोई नहीं, आप स्किप कर देते हैं लेक्चर को। इस लेक्चर में आपको बहुत ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपने नहीं सुनी आज तक। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखेंगे।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिग्मा बंध पाया जाता है। अब सिग्मा बंध केवल किस में होता है? सिंगल में। सिंगल बॉन्ड में केवल एक ही सिग्मा होता है, तो सिंगल बॉन्ड एकल बंध को हम सिग्मा बंध बोलते हैं। तो कार्बन कार्बन के मध्य जहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? पाई बंध पाया जाता है। अब पाई है तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल भी हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी हमारा पाई बॉन्ड होता है। तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या है? जहाँ कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये हमारे 10th में डेफिनेशन होती थी केवल सिंगल बॉन्ड, बट अब हमारा 12th के अंदर 11th के अंदर सिंगल नहीं चलता है, एकल बंध नहीं चलता है, सिग्मा और पाई के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि डबल में पाई तो जरूर है। ये बात नोट कर रहे हैं ना आप, डबल में पाई तो जरूर होता है। तो जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात होगी, डबल बॉन्ड की, द्विबंध की, पाई बंध की बात होगी, तो वहाँ पे पक्कम पक्का क्या है? असंतृप्तता है। असंतृप्त का मीनिंग ही पाई का उपस्थित है। पाई की उपस्थिति ही असंतृप्तता को सिद्ध करती है। ऐसा हम असंतृप्त परीक्षण में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम सिद्ध करेंगे कि असंतृप्तता परीक्षण पढ़ने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए, जहाँ कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, तो वहाँ पे एक श्रेणी बनेगी जिसे बोलेंगे हम एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी सिंगल बॉन्ड के लिए बनाई गई है, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे सूत्र होगा CnH2n। क्या होगा हमारा? CnH2n। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लिए क्या श्रेणी बनेगी हमारी? CnH2n-2। याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है? ये याद करिए, CnH2n+2। अब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट कीजिए? 2। 2 से 2 चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बचेगा CnH2n। ये आ गया, और जो आया है उसमें से फिर 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो फिर ये आ जाएगा। ऐसे तो मैंने याद रखते हैं। एल्केन, एल्केन मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। एल्केन, ये क्या है हमारा? एल्कीन। ये क्या है हमारा? एल्कीन। जहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है उसे बोलते हैं, उस श्रेणी को बोलते हैं एल्कीन। और जहाँ कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है उसे बोलते हैं हम एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। आप पहले से नोट कीजिए, मैं इसे आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन होता है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात होती है, सिग्मा बॉन्ड की बात होती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर पाई बॉन्ड की बात होती है, इसलिए वहाँ पे द्विबंध भी होगा, त्रिबंध भी होगा। जो द्विबंध वाली श्रेणी होगी वो एल्कीन होगी, और जो त्रिबंध वाली श्रेणी होगी वो हमारी एल्काइन होगी। अब इसे और अच्छे से समझते हैं, ये क्या है हमारा? देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे, ये सबसे पहले ले लेता हूँ मैं, कौन? हमारा एल्केन। किसे ले लेते हैं हम? एल्केन। एल्केन CnH2n+2। जहाँ C हमारा क्या है? कार्बन है, H क्या हमारा? हाइड्रोजन है, और क्या है? ये हमारी सीरीज तैयार होगी। सबसे पहले N मैं रख देता हूँ 1। N क्या लिख दिया मैंने? 1। ये बनेगा C1H4। C1H4। अब देखिए, N = 2। यहाँ पे 2 रखेंगे तो C2H6। N की वैल्यू आप जितनी भी पुट करेंगे उसका डबल करके 2 ऐड करना है, तो H की संख्या होगी। ये बात क्लियर है ना आपको? अब देखिए, N = कितना हमारा? 3, C3H8। ये हो गया ना? अब समझिए, देखिए आपको कार्बन के बारे में पता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, 1s2, 2s2 और 2p2 होता है हमारा, 1s2, 2s2, 2p2। अब ये देखिए, ये हमारी दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपको एक बात समझा देता हूँ मैं, बंध समता। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? बंध समता, बॉन्ड कैपेसिटी।
कार्बन तो जो है ना वो सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध, जिसमें बराबर की साझेदारी होती है। अब आप ये देखिए, कोई तत्व कितने बंध बना सकता है वो कहाँ से पता लगता है? हमें बंध क्षमता से पता लगता है उसकी, वो कितने बॉन्ड टोटल बनाएगा। जैसा हमारे पास में कार्बन है, आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक नियम का पालन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी 4 इसके पास में, 8 कंप्लीट करने हैं, तो अभी इसे कितने रिक्वायर्ड है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कार्बन हमारे कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। किसी तत्व की सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता उसके बाहरी कक्ष से पता लग जाती है कि वो अपनी अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे देखिए आप अभी ये देखिए, जैसे हमारे पास में कौन है? हाइड्रोजन 1, परमाणु क्रमांक 1 है, एक ही इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब जो हाइड्रोजन है ना वो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, डुप्लेट रूल का डुप्लेट नियम का पालन करता है, जिसमें इसे अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने पूरे करता है? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, क्योंकि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो अब इसके पास में 1 है, तो इसे कितना चाहिए? 1। तो हाइड्रोजन जहाँ पे भी बॉन्ड बनाएगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 1, यानी कि सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने बनाएगा? 4। अब कार्बन के पास में विशेष क्षमता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। कार्बन एक ही समय पे 4 के 4 सिंगल भी रख सकता है, कार्बन डबल भी रख सकता है, और कार्बन उसी समय ट्रिपल भी रख सकता है। कार्बन के पास में ये विशेष क्षमता होती है कि एक ही समय पे अपने 4 बॉन्ड को सिंगल भी रख सकता है, उनमें से डबल भी यूज़ कर सकता है, 2 डबल, 1 ट्रिपल और 1 सिंगल, 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है। तो कार्बन की बंध क्षमता कितनी है हमारी? कार्बन की बंध क्षमता हमारी है 4, और हाइड्रोजन की बंध क्षमता है हमारी कितनी? 1। क्योंकि हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन की तो पता होनी चाहिए, और धीमे धीमे हम आगे कवर करेंगे। अब ये कार्बन है, ये क्या हमारा कार्बन? एक कार्बन है, और कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। एल्कीन तो वो होता है जिसमें सारे कैसे होते हैं? सिंगल। तो मैंने चारों कैसे कर दिए? सिंगल, और हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे। क्या इसकी स्ट्रक्चर है ना? किसकी संरचना है? CH4 मीथेन की संरचना है। C2H6 इसकी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अगर किसी की भी संरचना बनानी है तो 2 कार्बन को कैसे लिख ले आप? स्ट्रेट चेन, सीधी रेखा में लिख ले। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए हैं? 1। कितने बाकी है? अभी 3 बाकी है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन दूसरी चौक से लिख देता हूँ मैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। 4 पूरे हुए ना। अब इसका भी कितना बना हुआ है? 1, 2, 3 और 1 4। H कितने पूरे हुए? C2H6 ऐसे करके ही आप इनके भी बना सकते हैं। 3 कार्बन को सीधी रेखा में लिखिए, फिर उनके हाइड्रोजन, उनके 4 बॉन्ड पूरे कीजिए, उन फिर हाइड्रोजन रख दीजिए, तो एल्केन बन जाएगा। अब इसी प्रकार हम किसे देखते हैं? ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमें बहुत अच्छे से आता है, बट आप फिर भी आप एक बार बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका, तो इसलिए आप दोबारा एक बार कर लीजिए। दूसरी श्रेणी है हमारी, कौन सी श्रेणी? एल्कीन श्रेणी, जिसका सूत्र है CnH2n। अब देखिए, आपको एक बात मैं अलग से बताता हूँ। हमारा ये यौगिक है, इट इज़ ए कीटोन, ये कीटोन है। अभी सीखेंगे हम कीटोन किसे बोलते हैं। ये बताइए, ये यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है? कमेंट बॉक्स में अभी एकदम कमेंट करके लिखिए ये कि ये संतृप्त है या असंतृप्त है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बताइए संतृप्त है या असंतृप्त है, कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। लिख दिया आपने? अब देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, बट मैंने बोला था कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड चेक होता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड चेक करना पड़ता है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है। और अगर सिंगल बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होता है तो वे कौन से होते हैं? हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अर्थात ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त नहीं है, ये असंतृप्त नहीं है। तो जो डबल बॉन्ड देखना होता है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसकी अभी बात हो रही है होगी, वो हमें कार्बन कार्बन के मध्य देखना होता है। अब एल्कीन किसे बोलते हैं? एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वो भाग होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। अब N की वैल्यू मैं अगर 1 रख देता हूँ, ध्यान से देखिए, तो ये C1H2 होगा। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन कितना है? 1। और कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने हैं एल्कीन के अंदर? एक, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब कार्बन किसके साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा? ये देखिए आप, 2 हाइड्रोजन है। अब कार्बन डबल बॉन्ड तो बना सकता है, बट हाइड्रोजन नहीं बना सकता। जब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये भी संरचना संभव नहीं है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात
एल्कीन श्रेणी में n का मान 1 रखने पर जो यौगिक प्राप्त होता है वो उसकी संरचना संभव नहीं है, अर्थात वो यौगिक ही संभव ही नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होने के लिए, द्विबंध होने के लिए 2 कार्बन का होना आवश्यक होता है। तो पहला सदस्य आप समझ गए क्यों संभव नहीं है। अब n = 2 रख देते हैं, C2H4 आएगा। जितना n की वैल्यू कार्बन के लिए रखोगे उतना डबल करके हाइड्रोजन के लिए। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, कैसे बनाएंगे बताओ। 2 कार्बन डबल हो रहा है ना, तो एल्कीन है और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड लगाया। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2 3 4, 2 बना लिए, 3 4, हाइड्रोजन रखो C2H4, n = 3, C3H6, n की वैल्यू 3 रखने पर C3H6, 1 2 3 कार्बन हुए ना। अब एल्कीन है तो डबल बॉन्ड लगेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी लगा लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा लीजिए चाहे यहाँ पे लगा लीजिए। अगर एक कार्बन की श्रृंखला बहुत ही बड़ी है और उसमें आपको C3H, हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है, ये हमारा C7H14 है, अगर है C7H14 अगर ये हमारा है तो आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, तब फिर भी सूत्र वही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। समाव्यवता एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड। अब इसके कितने पूरे हो गए हैं, 2, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 3 कंप्लीट है इस कार्बन के, 1 इधर और 2 इधर, 3 बॉन्ड पूरे हैं, 1 चौथा यहाँ पे लगेगा। और इस कार्बन के कितने पूरे हैं, इस वाले के बाहर वाले के 3 पूरे हैं, 1 पूरा है सॉरी, और 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये क्या बना हमारा 1 2 3 4 5 6 बन गया ना, C3H6 डेट इज प्रोपीन। अब इनका नामकरण हम आगे सीखेंगे। तो एल्केन, जैसे आपने एल्कीन बनाई है ऐसे ही आप कौन बनाएंगे, एल्काइन बनाएंगे। एल्काइन में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एल्काइन के अंदर सूत्र है CnH2n-2, -2 रखने के, जब CnH2n-2 में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कोई यौगिक संभव नहीं है, क्योंकि एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता हाइड्रोजन के साथ में, और वैसे उसमें हाइड्रोजन भी नहीं आते। आप n की वैल्यू रख के देख लेना। मतलब क्या है, वो भी हमारा n = 2 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए एल्काइन के लिए, और वहाँ पे एक ही कार्बन है तो पहला सदस्य भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, संतृप्त और असंतृप्त। अब देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात होती है, ये तो आपको पता भी होती है। अब आगे चलेंगे। कार्बनिक यौगिक की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कार्बनिक यौगिक की क्या परिभाषा हमें देनी चाहिए। फिर सबसे पहले क्या बताया गया, लिविंग बींग्स यानी कि जीवित प्राणियों से प्राप्त होने वाली हर यौगिक को हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद प्रयोगशाला में वॉलर ने बनाया, फिर उसके बाद मीथेन, एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे यौगिक बनते चले गए, तो डेफिनेशन रिजेक्ट हुई। उसके बाद बोला गया कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक बोला जाएगा, परंतु कुछ यौगिक ऐसे पाए जिनमें कार्बन होने के बावजूद भी अकार्बनिक यौगिक के गुण थे, तो तीसरी डेफिनेशन भी हटाई गई। जो आधुनिक परिभाषा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, आधुनिक परिभाषा है, वो क्या है, वो लिखिए। वो क्या है, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। That means कार्बनिक यौगिक होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि पहले उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है। और हाइड्रोकार्बन आपको कैसे पता लगेगा, या तो एल्केन होगा, या वो एल्कीन होगा, या वो एल्काइन होगा, अर्थात उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे, पहली कंडीशन। अब हाइड्रोकार्बन, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं, 100% है, 100 के 100% है ये बात। और हाइड्रोकार्बन से, उस हाइड्रोकार्बन से जो यौगिक प्राप्त हो गए नए, वो भी सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक ही कहलाएंगे। कैसे, देखिए जैसे मान लेते हैं, अभी अभिक्रिया आपको नहीं सिखा रहा हूँ, अभी आपको टॉपिक पे ध्यान देना है कि हम क्या सीख रहे हैं। जैसे मैंने CH4 पे Cl2 की रिएक्शन कराई है और इसमें प्रकाश डाला है थोड़ा, और ये रिएक्शन हो गई है CH3Cl + HCl। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको नहीं पता कैसे हुई, आपको जानना भी नहीं है। अभी आगे मैं आपको खुद सिखाऊंगा रिएक्शन कैसे होती है, अभिक्रिया कैसे पूर्ण होती है। क्या ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन है,
CH4 ये तो बिल्कुल है, पहला श्रेणी पहला मेंबर है, पहला सदस्य है एल्केन का। क्या इससे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर ये कार्बनिक है और ये कार्बनिक से प्राप्त हुआ है तो ये भी कैसा होगा? ये भी हमारा कार्बनिक होगा। हर कार्बनिक यौगिक से हर हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होने वाला यौगिक भी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ये 100% होता है। अब इसका कोई भी अपवाद नहीं मिलेगा आपको, ये आपको अच्छे से कवर याद रखना है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे मैं रिएक्शन कराता हूँ H2 की, किसकी? H2 की। अभी आपको नहीं पता है ये रिएक्शन कैसे होगी, बस आप देख लीजिए। अब ये रिएक्शन होने के बाद ये बन जाता है CH3 या इस पे ही मैं किसी दूसरी रिएजेंट की रिएक्शन कराता हूँ। अभिकर्मक ये डाल दिया है मैंने HCl, ये बनेगा CH3 CH2Cl। ये कैसे बन रहे हैं ये नहीं देखना आपको अभी। ये एक हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड वाला है हमारा, और इससे हमने ये प्राप्त किया है। तो हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होने वाले भी सारे कार्बनिक हो गए। ये भी कार्बनिक है, ये भी कार्बनिक है और ये भी कार्बनिक है। तो पहली कंडीशन कार्बनिक होना चाहिए, पहली कंडीशन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो हाइड्रोकार्बन से प्राप्त भी होना चाहिए किसी। तो आप ये बोलोगे कि इतने सारे तो हमारे हाइड्रोकार्बन है, उनसे प्राप्त होने वाले बहुत सारे होंगे, तो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे इतने सारों को? धीमे धीमे आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लगता चला जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन सभी कार्बनिक होते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले भी कार्बनिक होते हैं। बहुत ही कम संख्या में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी आपको इन यौगिकों के अंदर नज़र आएंगे। बट ये जरूर होगा कि वो पहले कभी ना कभी हाइड्रोकार्बन जरूर रहा होगा। तो आई थिंक ये हमारी आधुनिक परिभाषा है। किसी भी हाइड्रोकार्बन से किसी भी यौगिक को प्राप्त कीजिए, वो भी कार्बनिक कहलाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ये कोई 12th का कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये बेसिक जमाने के लिए है। कार्बन की डिग्री, क्या टॉपिक है हमारा? कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन की डिग्री। देखिए, मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, बट बोल देता हूँ फिर उसके बाद हिंदी में। कोई भी वर्ड आपको अगर मैंने इंग्लिश में बोल दिया है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे हिंदी में भी मैं आपको बता दूँ, तो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान लगाएं। डिग्री ऑफ कार्बन की डिग्री। ये डिग्री BSc MSc वाली नहीं है, ये डिग्री हमें अपने आप देखनी होती है क्या डिग्री है। अब ये देखिए, जैसे हमारे पास में एक ये यौगिक है, ये हमारा एक एल्केन है। एल्केन किसे बोलते हैं हम? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसे, सभी बंध कैसे होते हैं? एकल बंध होते हैं, सिग्मा बंध होते हैं। तो सभी सिग्मा है ना, सिंगल बॉन्ड है सारे। तो ये हमारा कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन बताना है कि कितने डिग्री कार्बन है, तो आपको याद रखना है कार्बन की डिग्री 4 होती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और हमारा कौन सा? 4 डिग्री कार्बन। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके इनके नाम होते हैं। प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन। ठीक है, अब देखिए कैसे बताते हैं डिग्री कैसे बताते हैं वो देखिए। हमारा ये कार्बन है हमारे पास में, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन, एक कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? बिल्कुल डायरेक्ट, सीधा। ये नहीं देखना उसका पड़ोसी कितने जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कार्बन से कितना जुड़ा है वो उसकी डिग्री होती है। जैसा ये वाला कार्बन हमारा कितने से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन सीधा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 तो इस पे कौन हो गए हमारे? हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन है तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से। तो ये हमारा कितना है? ये हमारा प्राथमिक कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। अब ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से और 4 कार्बन से। तो ये कितना है हमारा? 4 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन देखिए, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से और 3 कार्बन से। ये कितना है हमारा? 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन हमारा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे। ये कौन सा है हमारा? 2 डिग्री कार्बन। और ये कितना है हमारा? 1 डिग्री कार्बन। तो कार्बन की डिग्री 4 होती है। 1 डिग्री होने का मतलब है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। एक उसी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं जो एक कार्बन से जुड़ा होता है। ये मतलब आपसे कोई नहीं पूछेगा कभी आप ये सोच रहे हैं कि इनकी परिभाषा कैसे लिखे। परिभाषा नहीं, केवल समझना है। परिभाषा नहीं, केवल समझना है कि आप समझे 1 डिग्री किसे बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन किसे बोलेंगे हम,
ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सीधा बिल्कुल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा 2 डिग्री। ऐसे ही 3 डिग्री कार्बन किसे बोलेंगे, जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 4 डिग्री कार्बन किसे बोलेंगे, जो हमारा 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कर लेंगे ना आप ये, देखिए। चलो एक बार देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, ये वाला कार्बन कितने डिग्री है, ये वाला कार्बन कितने डिग्री है हमारा। ये कार्बन 1 डिग्री होगा, 1 से जुड़ा हुआ है। ये वाला भी 1 डिग्री होगा, ये वाला भी बार वाला 1 डिग्री होगा, ये वाला भी 1 डिग्री होगा, ये वाला भी 1 डिग्री होगा। टर्मिनल कार्बन्स आर 1 डिग्री इफ दे आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन बार वाले कार्बन एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वे प्राथमिक होते हैं, 1 डिग्री होते हैं। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला भी हमारा कितना है 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला देखिए अब 1 2 3 4 4 से जुड़ा हुआ है ना, तो 4 डिग्री। ये वाला कितने से, 1 से 2 से 3 से 4 से, इसे तो चारों ओर से घेर लिया है, तो ये कितना डिग्री है हमारा 4 डिग्री। तो डिग्री ऑफ कार्बन आप पता लगा लेंगे जब मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन, बंद रेखा प्रदर्शन, आबंध रेखा प्रदर्शन भी बोलते हैं जिसे, आबंध रेखा प्रदर्शन, जब मैं आपको वो सिखा दूंगा तब आपको और अच्छे से एक दो एग्जांपल्स वहाँ पे कराऊंगा। तो डिग्री ऑफ कार्बन आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे बताया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। किसकी, हाइड्रोजन की डिग्री, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन की डिग्री, टॉपिक लगाइए हाइड्रोजन की डिग्री। अब CH3 CH CH3 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 और ये क्या हमारा CH3। ये कोई एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बंधे सभी बंध कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, और मैंने सबके हाइड्रोजन भी पहले से ही पूर्ण कर दिए हैं। अब देखिए हाइड्रोजन की डिग्री कैसे बताई जाती है। किसी हाइड्रोजन की डिग्री 3 होती है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये अभी पता लगेगा आपको 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है। ये 12th का बेसिक है, सारी चीज़ें आपको काम आएगी। देखिए ये कार्बन कितने डिग्री है ये बताइए, 1 डिग्री कार्बन है ना ये हमारा, ये कितना है हमारा 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, जो 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन है उन्हीं को हम 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल देते हैं। जैसे ये वाला कार्बन हमारा कितना डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये कितना है 1 डिग्री, तो ये वाले हाइड्रोजन भी कौन से हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। ये भी हमारा क्या है 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी सब 1 डिग्री वाले हैं। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए आप 1 2 3 4 कितने से जुड़ा हुआ है 4 से, चोरी, तो ये कौन सा होगा 4 डिग्री हाइड्रोजन। अगर ये 4 डिग्री अगर ये 4 डिग्री कार्बन है तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं पहले ही। 4 डिग्री कार्बन जब भी कोई होगा ना, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई 4 डिग्री कार्बन होगा तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4। पहले वो 4 से किससे बना लिया है उसने, चारों के चारों बंद उसने किससे बना लिया है कार्बन से। अब वो हाइड्रोजन तो रख ही नहीं सकता, जब वो हाइड्रोजन नहीं रख सकता तो मैं क्या बोलूँगा 4 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता। जैसे 3 डिग्री कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन देखिए आप, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये कितनी डिग्री है 3 डिग्री कार्बन है। जब ये 3 डिग्री कार्बन है तो इस पर कितने हाइड्रोजन उपस्थित है 1, तो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर हमारा कोई 2 डिग्री है, अगर कोई हमारा क्या है 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब सीधी सी बात यह है, हाइड्रोजन की डिग्री जानने के लिए कार्बन की डिग्री जानना जरूरी है। अगर आपको हाइड्रोजन की डिग्री पता है तो आप कार्बन की डिग्री भी बता सकते हैं, ये बहुत आसान सी बात है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप याद रखेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा। कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक रसायन में 12th की कार्बनिक रसायन में आपको इनका उपयोग करना होगा, इसलिए मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। कर लोगे ना आप ये कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों संभव नहीं है। अब देखते हैं, देखिए
अभी थोड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप एल्किल समूह को देखिए। एल्किल समूह इंग्लिश में बोलते हैं इसे एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। अगर आपको इंग्लिश की वर्ड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नोट मत कीजिए, हिंदी में ही देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हेडिंग तो इंग्लिश में देख लेनी चाहिए, उतनी ज़रूरत भी होती है तो देख लीजिए। एल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड R से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये कहाँ से आया है एल्किल समूह? पहले ये बात करते हैं ये आया कहाँ से है, इसका क्या महत्व है वो बाद में पता लगेगा, पहले देख लेते हैं आया कहाँ से है। आपने पढ़ा है CnH2n+2, ये क्या है हमारा? एल्केन। ये क्या है हमारा? ये हमारा एल्केन है। और एल्केन की क्या खासियत थी? कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यही तो थी ना हमारी। अब इसी एल्केन में से किसी भी एक एल्केन ले लियो हमारा, जितने भी एल्केन हम इससे प्राप्त करते हैं CH4 C2H6 C3H8, उनमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो। क्या निकाल दो? उनमें से एक हाइड्रोजन। तो ये बचेगा, हाइड्रोजन कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा? इन वाली संख्या में से। तो ये बचेगा Cn, एक सिंगल बॉन्ड बचेगा, सिंगल बॉन्ड C, CnH2n एक कम हो गया है ना, तो +1 रह जाएगा। और इसी को बोलते हैं -R, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। माइनस मत समझिए आप इसे, ये क्या हमारा सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध है ये हमारा। ये क्या हमारा एल्किल समूह का सूत्र है, सामान्य सूत्र है। अब जैसे एग्जांपल समझिए, ये हमारा CH4 है, n की वैल्यू पुट 1 करने के बाद पुट करके ये आया हमें। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए आप, वो निकलने का कारण अलग से समझेंगे आप कैसे निकलता है। तो ये बचेगा CH3। अब इस कार्बन की अगर आप संरचना देखें तो C ऐसे हो गए 3 हाइड्रोजन। क्या एक बॉन्ड हमारा खाली है? अगर एक बॉन्ड हमारा खाली है तो हम इसे यहाँ पे दिखाएंगे, जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, यहाँ पे भी दिखाया है। एल्किल समूह के पीछे जो एक रेखा होती है ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और एल्किल समूह में एक बॉन्ड हमेशा फ्री रहता है, तभी वो एल्किल रहता है। अगर वो भी हाइड्रोजन द्वारा हम कंप्लीट कर दें तो फिर से एल्किन हो जाता है। अगर आप वापस से इसमें ऐड कर दो, कौन? H+ ऐड कर दो, तो फिर से यही बन जाएगा। तो एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन विस्थापित करने के बाद जो समूह बचता है वो समूह हमारा क्या कहलाता है? एल्किल समूह कहलाता है। जैसे देखिए C2H6 ये दूसरा सदस्य है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो ये बचेगा सिंगल बॉन्ड C2H5। जैसे एक हाइड्रोजन हटेगा वो बॉन्ड खाली हो जाएगा जिस पर हाइड्रोजन था, तो ये सिंगल बॉन्ड हम दिखा देंगे। तो ये क्या है हमारा? एल्किल समूह। यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, n की वैल्यू 1 रखिए, C1, 2 1 जा 2 और 1 3, C1H3, 2 रखिए, C2, 2 2 जा 4 और 1 5, C2H5। यानी कि जहाँ पे भी कार्बन की जितनी संख्या है उसका डबल होके एक ऐड मिले, तो वो एल्किल समूह होगा। और एल्किल समूह कोई विशेष प्रकार का समूह नहीं होता है, ये एल्केन से ही प्राप्त किया जाता है। कैसे? एक हाइड्रोजन निकाल के। एल्किल समूह का बड़ा महत्व है, सबसे ज़्यादा महत्व होता है एल्किल समूह का कार्बनिक रसायन के अंदर। तो एल्किल समूह को आप याद रखिए CnH2n+1, CnH2n+1, और एक बॉन्ड हमेशा क्या होगा? फ्री होगा। दूसरा बात कर लेते हैं हमारा क्रियात्मक। एल्किल समूह के बाद हम किसकी बात कर लेते हैं? क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह के बारे में इसे बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसे? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। अब देखते हैं क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह को समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं हमारे। देखिए, जैसा हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है RX, R क्या हमारा? एल्किल ग्रुप। उसका एक बॉन्ड फ्री रहता है, उस पर कोई X लगाया, ग्रुप X लगाया गया। अभी ग्रुप आपको पता नहीं है X क्या है, बस आपको ये समझना है कि कोई एल्किल समूह से कोई X ग्रुप लगा है। क्रियात्मक समूह बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, ये अलग से बात करेंगे। पहले क्रियात्मक समूह के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, आप कार्बनिक यौगिक के बारे में 2 प्रकार के गुण अभी बढ़ते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अभी R है हमारा एल्किल समूह। अब ये क्या है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आप सीधा पढ़ लेते हैं कि इसके भौतिक गुण है, ये इसके रासायनिक गुण है। आप ये जानने की कोशिश नहीं करते भौतिक गुण किस वजह से बने हैं, रासायनिक गुण किस वजह से बने हैं और उनका क्या महत्व है दोनों गुणों का। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है। अब ये जो एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप R, ये कार्बनिक यौगिक को भौतिक गुण देता है।
क्या देता है उसे? भौतिक गुण देता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देता है। अभी हम बात करेंगे किस गुण को हम भौतिक बोलते हैं, किस गुण को हम रासायनिक बोलते हैं, ये बहुत अच्छे से बात करेंगे। और x क्या है हमारा? अगर x हमारा कोई क्रियात्मक समूह है, या ये भी ना बोलो आप, अगर x कोई समूह किसी कार्बनिक यौगिक को, कोई समूह किसी कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण देता है, कौन से गुण देता है? रासायनिक गुण देता है, तो ऐसे समूह को क्रियात्मक समूह कहा जाता है। अर्थात क्रियात्मक समूह वह समूह होता है जो कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। किसी कार्बनिक यौगिक में जो रासायनिक गुण आते हैं वो किसके कारण आते हैं? क्रियात्मक समूह के कारण आते हैं। अब ये क्रियात्मक समूह अब ये जो हमारे रासायनिक गुण होते हैं ना, जो ये हमारे रासायनिक गुण होते हैं, ये क्रियात्मक समूह से आते हैं। अब ये क्रियात्मक समूह देखिए आप, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह, ये हमारा COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHO एल्डिहाइड, OH एल्कोहल, C डबल बॉन्ड O कीटोन, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। ये कुछ ग्रुप्स है, ये कुछ समूह है जो हमने बनाए हुए हैं और उन्हें हमने क्या नाम रखा हुआ है? क्रियात्मक समूह। और ये क्रियात्मक समूह का काम होता है उस कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करना। किसी भी ये कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुण जो प्रदान करते हैं वे कौन करते हैं? क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह अगर देखिए, ये क्रियात्मक समूह जो बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे ना, जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे ना, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, कि किसी कार्बनिक यौगिक का क्या नाम रखा जाएगा, तो उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम क्रियात्मक समूह को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे ये हमारा RX है, क्या है हमारा RX? R की वैल्यू मैं CH3 रख देता हूँ। कहाँ से रखी है मैंने? R होता है CnH2n+1, N की वैल्यू कितनी रख दी है? 1। ध्यान से समझिए अब। और फंक्शनल ग्रुप है मेरा X की जगह पे मैं रख देता हूँ OH। OH एक हमारा क्रियात्मक समूह होता है जिसका नाम होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। ये हमारा मिथाइल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, नाम आगे सीखेंगे। अभी देखिए, इस OH के कारण इसमें क्या होंगे? ये क्रियात्मक समूह है तो इसमें इसके कारण क्या होंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, रासायनिक गुण होंगे। और इसके कारण क्या होंगे? हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि हमारे भौतिक गुण होंगे। अगर मैं CH3 से C2H5 बना सकता हूँ ना, R की वैल्यू कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। R की वैल्यू क्या रख दिया मैंने? RB की वैल्यू के अंदर N की वैल्यू 2 रख दी है, तो क्या मिलेगा हमें? C2H5OH। ये है हमारी इथेनॉल, इथिल एल्कोहल। दूसरा, अब बताइए, क्या एल्किल समूह बदला है? बिल्कुल। क्या बदला है? हमारा एल्किल समूह बदल गया है। क्या क्रियात्मक समूह बदला है? नहीं। अगर एल्किल समूह बदलेगा तो कौन से गुण बदलेंगे? भौतिक गुण, क्योंकि एल्किल समूह पे कौन से गुण निर्भर करते हैं? भौतिक गुण। अब इसके जो रासायनिक गुण है वो अब भी क्या है? सेम है। इन दोनों के रासायनिक गुण क्या है? हमारे सेम है। अर्थात इस पे जैसे रिएक्शन होगी उसी प्रकार इसी पे रिएक्शन होगी। रासायनिक गुण में हम अभिक्रिया करके देखते हैं, आगे सीखेंगे हम। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा ऐसे बिल्कुल ये रिएक्शन करेगा, मतलब इनके उत्पाद एक जैसे हो गए। जैसे मैं इसकी सोडियम से रिएक्शन कराऊँ, इसकी भी सोडियम से रिएक्शन कराऊँ, इससे जब बाद की किसी अल्कोहल की रिएक्शन कराऊँ, उत्पाद सेम हो गए। आइदर एक दो केस में ऐसा होता है कि डिफरेंट हो जाते हैं, वहाँ के रीजन अलग होते हैं, और इनके सबके उत्पाद कैसे हो गए? एक जैसे। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी रिएक्शन सेम है? क्योंकि इनके रासायनिक गुण सेम है। और रासायनिक गुण क्यों सेम है इनके? क्योंकि इनके क्रियात्मक समूह भी समान है, परंतु इनके भौतिक गुण आप चेक करोगे ना तो इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न मिलेंगे। तो सीधी सी बात यह है, एल्किल समूह के कारण भौतिक गुण मिलते हैं। एल्किल समूह बदलेगा तो भौतिक गुण पक्का बदलेंगे, और अगर क्रियात्मक समूह बदलेगा तो रासायनिक गुण बदलेंगे। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया करने की तरीके बदल जाएंगे, उत्पाद नए नए बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ही अभी बस एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह के बारे में आपने जाना है, ज़्यादा नहीं, बट इतना आपको याद रखना होगा। इससे बाद में हम पढ़ेंगे किसकी डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल, हेडिंग लगाइए एल्कोहल की डिग्री, ठीक है। लुकास परीक्षण हम पढ़ेंगे आगे जाके, एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर वाले चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ एल्कोहल से ही सब कुछ पता लगेगा। तो एल्कोहल की डिग्री आप सीख लीजिए। एल्कोहल मतलब हमारा OH ग्रुप, ये हमारा क्रियात्मक समूह है, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह जुड़ा हुआ है वे सब एल्कोहल कहलाएंगे। जैसे ये वाला यौगिक एल्कोहल हो सकता है क्या? हो सकता है ना। ये वाला यौगिक हमारा एल्कोहल हो सकता है क्या? क्यों? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें OH है।
और ये वाला कार्बन, ये वाला यौगिक भी हमारा अल्कोहल हो सकता है क्या? यस, ये भी अल्कोहल है क्योंकि इसमें OH है। अब देखिए डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे बताई जाती है, बिल्कुल सिंपल। अल्कोहल की डिग्री 3 होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 4 डिग्री क्यों नहीं है वो समझ जाएंगे। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या बोला है मैंने? OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की कितनी डिग्री है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की कितनी डिग्री है? अब OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की केवल 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो इस अल्कोहल की भी डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी क्या होगा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। समझे ना आप? अल्कोहल की डिग्री उस कार्बन के आधार पर निश्चित की जाती है जिस कार्बन पर OH समूह लगा होता है, और जितनी डिग्री उस कार्बन की होती है उतनी डिग्री उस अल्कोहल की होती है। अब देखिए OH कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, OH कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री, 2 है ना, तो ये कितनी डिग्री अल्कोहल है? ये हमारी 2 डिग्री अल्कोहल है। ये देखिए OH समूह कितने कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से, और इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री, तो ये अल्कोहल भी कितनी होगी? 3 डिग्री अल्कोहल। आपको एक डायरेक्ट पॉइंट बताता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट, आप इसे भी याद रखेंगे तो भी अच्छा है। वैसे ये भी काफ़ी आसान है डिग्री पता लगाने के लिए। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? 3, तो वही अल्कोहल की डिग्री है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1, डायरेक्ट की बात हो रही है, वो तो उससे भी पीछे जुड़ा है, डायरेक्ट की बात होती है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1, तो ये 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2, तो ये 2 डिग्री। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। 3 डिग्री क्यों नहीं होता है? वो 4 डिग्री अल्कोहल क्यों नहीं होता है? 4 डिग्री होने के लिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, 4 डिग्री होने के लिए क्या कंडीशन है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 4 डिग्री होना चाहिए, और OH अगर किसी कार्बन से जुड़ा है और उससे 4 कार्बन जुड़ जाए तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5 बंद। कार्बन के कितने बंद बन जाएंगे? 5 बॉन्ड। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इसका मतलब एक तो बॉन्ड वो OH के साथ यूज़ करेगा और 3 किसके साथ? कार्बन के। जब वो 3 कार्बन के साथ करेगा तो अधिकतम बस 3 ही कर पाएगा, तो इसलिए डिग्री भी कितनी होगी? 3 ही होगी। आई थिंक ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। डिग्री ऑफ अल्कोहल समझ गए आप। अगली है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। हिंदी में बोलते हैं हम इसे एल्किल हैलाइड की डिग्री। एल्किल हैलाइड की डिग्री। एल्किल क्या होता है ये बताइए? R। और हैलाइड क्या होता है? X मान लेता हूँ मैं अपनी तरफ से। हैलाइड जो है ना वो हैलोजन के लिए उपयोग होता है। किसके लिए यूज़ होता है? हैलोजन से लिया गया हैलाइड। हैलोजन से लिया गया हैलाइड। और हैलोजन का मीनिंग होता है हमारा क्या? सी, SEAC। सी माने समुद्र। और समुद्र से कौन कौन प्राप्त होता है हमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? समुद्र से। इसलिए इन 4 तत्वों को हमने क्या बोला है? हैलोजन। और हैलोजन को हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं? हैलाइड। तो यानी कि अगर R के साथ में कोई FCl BRI 17वें समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? हमारे हैलोजन कहलाते हैं। फूल खिले बाहर आई, याद रखने के लिए, फूल खिले बाहर आई। अब ये देखिए जैसे CCCCCX में रख देता हूँ मैं क्लोरीन। क्या रख देता हूँ मैं यहाँ पे रख देता हूँ मैं क्लोरीन। क्या एक एल्किल हैलाइड है? बिल्कुल। ये हमारा C4H9। ये क्या हमारा? C4H9। हाइड्रोजन रख के देखिए, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो ये बनेगा C4H9। C4H9 किसका हिस्सा है? डबल होके जुड़ रहा है एल्किल समूह का। ये एल्किल समूह है, ये हैलोजन है, तो ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में अब एल्किल हैलाइड की डिग्री भी कैसे बताई जाती है? जैसे आपने किसकी बताई है? अल्कोहल की बताई है। बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे। कैसे? देखिए, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है? हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है?
कितनी है उस कार्बन की डिग्री बताइए। हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन की डिग्री कितनी है 1, तो ये कितना है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 वाला कैसा मिलेगा, यहाँ फ्लोरीन लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करते हैं एक कार्बन लगा देते हैं। अब देखिए ये गंदा हो गया काफ़ी, चलो थोड़ा अलग से देख लेते हैं। जैसे अल्कोहल की डिग्री बताई जाती है ऐसे ही एल्किल हैलाइड की CCCF। अब देखिए हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से सीधे कितने जुड़े हैं 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसे ही कौन सा होगा हमारा CCBr रख लेता हूँ, किसी भी रख सकते हो FClBri में से। अब देखिए हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 1, 2 और तीसरा ये, तो ये 3 कार्बन इससे जुड़े हुए हैं, तो ये डिग्री एल्किल हैलाइड कितना होगा 3 डिग्री होगा। 4 डिग्री एल्किल हैलाइड आप समझ गए होंगे क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में कार्बन को 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे जो कि संभव नहीं है, अष्टक नियम का पालन नहीं हो पाएगा। आई थिंक डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि आप एल्कोहल की डिग्री देखते ही पता लग जाता है। इनमें जो डिग्री में सबसे ज़्यादा फेमस है ना वो किसकी है, एमीन की डिग्री। किसकी डिग्री, एमीन की डिग्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। बाकी सबकी डिग्री आप पहचान लोगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सबकी डिग्री बता सकते हैं, बट अब किसकी देखेंगे हम, एमीन की डिग्री। एमीन के कौन से ग्रुप होते हैं जिनमें NH2 समूह पाया जाता है, कौन सा समूह, NH2 समूह पाया जाता है। अब ये देखिए एमीन वाला, वास्तव में आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगा। जो NH2 है वो किससे प्राप्त हुआ है,